हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विद रुचि कनौजिया। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मिडिल इंग्लिश पीरियड या फिर जिसे एंग्लो नॉर्मन पीरियड कहा जाता है। इससे पहले इसी सीरीज़ में 2 वीडियोस और बना चुकी हूँ मैं, जिसमें मैंने पहले वीडियो में डिस्कस किया था पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और दूसरे वीडियो में ओल्ड इंग्लिश पीरियड जिसे एंग्लो सैक्सन पीरियड भी कहते हैं उसे डिस्कस किया था। आज ये हमारा 3rd वीडियो होने वाला है, तो ज़्यादा लेट ना करते हुए शुरू करते हैं। मिडिल इंग्लिश पीरियड और एंग्लो नॉर्मन पीरियड, इसे ही एंग्लो नॉर्मन पीरियड और मिडिल इंग्लिश पीरियड कहा जाता है। ये 1066 से 1500 AD तक रहा। इसको फ्रेंड्स हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। नंबर 1 अर्ली मिडिल और एंग्लो नॉर्मन पीरियड, जो कि 1066 से 1340 तक रहा। नंबर 2 एज ऑफ चौसर 1340 से 1400 तक रहा। और नंबर 3 मिडिल पीरियड और 15th सेंचुरी, जो कि 1400 से 1500 तक रही। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना हमारा फर्स्ट पीरियड, अर्ली मिडिल और एंग्लो नॉर्मन पीरियड। तो ये 1066 से 1340 तक रहा। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं इसे एंग्लो नॉर्मन क्यों कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो नॉर्मन्स थे, मैंने एंगल्स के बारे में आपको पिछली बार ही बताया है, एंग्लो कौन थे, और एंग्लो नॉर्मन सेक्सॉन्स के बारे में पिछले वीडियो में बताया था। आज जानना है हमें कि नॉर्मन्स कौन थे। तो ये जो नॉर्मन्स थे, ये एक तरह के समुद्री लुटेरे हुआ करते थे और ये फाइटिंग में बहुत एक्सपर्ट हुआ करते थे। तो ये ज़्यादातर दूसरी जगहों पर जा कर के अटैक करते थे और वहाँ पर कब्जा कर लेते थे। तो ये इंग्लैंड आने से पहले, इससे पहले ये गए थे फ्रांस, और फ्रांस में जब ये गए तो वहाँ के राजा, जो वहाँ का किंग था, उन्होंने इनसे एक संधि कर ली कि आप यहाँ पर अटैक ना करो, बल्कि आपको ज़मीन चाहिए तो मैं आपको ऐसे ही दे दूँगा और आप जाइए रह लीजिए जहाँ भी रहना है आपको। तो उन्होंने एक प्लेस ली जिसे बोलते हैं नॉर्मंडी। इस जगह पर ये नॉर्मन्स रहने लग गए। जब ये फ्रांस में रहने लग गए तो इनकी लैंग्वेज भी फ्रेंच हो गई, ये वहीं की लैंग्वेज बोलने लगे। इसके बाद ये नॉर्मन्स ने अटैक कर दिया इंग्लैंड में, और जब इंग्लैंड में उस टाइम पर, आपको ये मैंने नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट और या वॉर ऑफ हेस्टिंग्स पहले वीडियो में भी बताया है, आज फिर से बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जब वहाँ पर इन्होंने अटैक किया तो वहाँ के एक प्लेस था हेस्टिंग्स नाम का। उस हेस्टिंग नाम के प्लेस पर जो किंग थे नॉर्मन्स के, विलियम द बास्टर्ड, इन्होंने एंग्लो सैक्सन के किंग हेरोड गोडविंसन पर अटैक किया और युद्ध को जीत लिया। और ये जो युद्ध जीतने के बाद नॉर्मन्स जो है, ये नॉर्मन्स के जो किंग थे विलियम द बास्टर्ड, ये विलियम द कनकरर कहलाए जाने लगे, और इसी युद्ध को नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट या फिर वॉर ऑफ हेस्टिंग्स कहा जाता है। आगे हम देख लेते हैं इस टाइम के फेमस पोएट्स की। तो इस टाइम पे मेन फेमस पोएट थे लेमन। इन्होंने एक ये बुक लिखी थी ब्रूट, जो कि एक पोएम थी, और ये बहुत ही ज़्यादा उस टाइम की बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएट मानी जाती है, क्योंकि इसे ही क्रॉनिकल्स ऑफ ब्रिटेन कहा जाता है। नंबर 2 वाइक्लिफ थे। इन्होंने बाइबल का ट्रांसलेट करवाया था, और साथ ही साथ इन्होंने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मूवमेंट जिसे लॉयड मूवमेंट कहा जाता है, ये चलाया। इस मूवमेंट में क्या था फ्रेंड्स, तो इस मूवमेंट की खास बात ये थी कि इस मूवमेंट में रिजेक्ट कर दिया गया था रोमन कैथोलिक चर्च की बातों को मानने से। रोमन कैथोलिक चर्च उस टाइम पे वहाँ का, इंग्लैंड का मोस्ट फेमस माना जाता था, क्योंकि रोमन कैथोलिक्स जो बोलते थे वही सभी को मान करके चलना होता था। तो उन्हीं इसके साथ साथ एक फेमस वर्क और है, द ऑरिमुलम। तो ये जो ऑरिमुलम है, ये एक अननोन पोएट के द्वारा, फ्रेंड्स उस टाइम पे जो राइटर्स होते थे वो अपने राइटिंग्स के नीचे अपना नेम मेंशन नहीं करते थे। इसी वजह से जो राइटिंग्स मिले हैं उनके बारे में ये कह पाना मुश्किल होता है कि वो किसने लिखा है। ऐसे ही एक वर्क और हुआ है, कर्सर मुंडी। ये एक रिलीजियस पोएम थी और इसके भी राइटर्स का कुछ नहीं पता है कि कौन था। अब आ जाते हैं हम अपने इसके सेकेंड पार्ट में, एज ऑफ चौसर। चौसर का बर्थ हुआ था 1340 में और इनकी डेथ 1400 के समथिंग मानी जाती है। और चौसर के बर्थ के बाद से ही, जब से चौसर ने यहाँ पर पोइट्री लिखना स्टार्ट किया, अपनी राइटिंग्स लिखना स्टार्ट किया, तब से ही इंग्लैंड में एक रिवोल्यूशन आ गया। फ्रेंड्स, वो जो नेम्स चौसर को दिए गए हैं, उनके नेम से ही आपको पता चलता है कि वो कितने फेमस राइटर रहे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, इन्हें फादर ऑफ
लिटरेचर कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है, फादर ऑफ लैंग्वेज, ग्रैंड फादर ऑफ नॉवेल कहा जाता है, फादर ऑफ रेनेसा कहा जाता है और मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इन्हीं से पता चलता है कि चासर कितने ग्रेट पोएट रहे होंगे। अच्छा, जब हमने चासर के बारे में पढ़ा है तो यहाँ पर एक दो पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। देखिए, फादर ऑफ रेनेसा तो चासर को कहा जाता है, लेकिन चाइल्ड ऑफ रेनेसा स्पेंसर को कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन फ्रेंड आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पुट किया गया था, शायद लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी पीजीटी किसी एग्ज़ाम में आया था, तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। और मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, देखिए इन्हें मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा कहा जाता है चासर को, और मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन वाइक्लिफ को कहा जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश नावल कहा जाता है हेनरी फील्डिंग को, और ग्रैंड फादर ऑफ इंग्लिश नावल चासर को कहा जाता है, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया। अब देख लेते हैं चासर के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनके लिटरेचर से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स इनका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क रहा है द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, जिसमें 29 कैरेक्टर्स थे और 24 चैप्टर्स थे। इसके साथ साथ ही चासर ने हेरोइक कपलेट का फर्स्ट टाइम यूज़ किया था चासर ने अपनी बुक द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन में। जान लेते हैं चासर के कंटेम्परेरी राइटर। कंटेम्परेरी कौन होता है फ्रेंड? जो उसी टाइम पीरियड में राइटर लिख रहा हो, जिस टाइम पीरियड में चासर लिख रहे थे उसे ही कंटेम्परेरी कहते हैं। तो ये थे लैंगलैंड एंड वाइक्लिफ। हमारा थर्ड पार्ट है लेट मिडिल पीरियड या 15th सेंचुरी, जो कि चासर की डेथ के बाद 1400 से 1500 तक रही। इस एज को बैरन एज कहा जाता है, बैरन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। बैरन एज क्यों कहा जाता है? क्योंकि चासर के डेथ के बाद कोई भी ऐसा राइटर नहीं था जो उनके कंपैरिजन में कुछ भी लिख पाता। तो उस टाइम पर ज़्यादातर लोग क्या कर रहे थे, चासर की कॉपी कर रहे थे। जैसे उस टाइम पे एक पोएट थे ये जॉन लेडगेट, तो इन्होंने चासर की मोस्ट ऑफ द पोएम्स को कॉपी करने की बहुत कोशिश की, लेकिन चासर के बराबर नहीं पहुंच सके। उस टाइम का एक मोस्ट फेमस वर्क रहा है 15th सेंचुरी का, बस वो यही थे थॉमस मैलोय का डी मार्टे अर्थर। ये 15th सेंचुरी का मोस्ट फेमस वर्क रहा है। इसके अलावा उस टाइम पीरियड में कोई भी ऐसा वर्क नहीं था जो चासर के कंपैरिजन में लिखा जाता, इसीलिए इस एज को बैरन एज के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ वाइक्लिफ जिन्होंने ट्रांसलेट करवाया था बाइबल का। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है जो आपको याद रखना है, 1476 में विलियम कैक्सटन ने इस टाइम पीरियड में प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट कर लिया था। तो बस यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपके एग्ज़ाम पर्पस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, और इनसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में ज़रूरी पूछे जाते हैं। बाकी ज़्यादा डिटेल में इसमें कुछ पढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो सब आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता। तो फिर फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रेनेसा पीरियड। थैंक यू।